रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कौन सा रिएक्शन है सबसे पहले? अच्छा, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एडिशन। केमिकल रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कि अल्कीन्स जिसका जिक्र अब तक हम कर चुके हैं, वो केमिकली किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज वो क्या है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले उसका केमिकल रिएक्शन जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर इसके साथ हम हाइड्रोजन ऐड कर ले तो इसका क्या होगा? अब एक बात तो वाज़ेह है कि अल्केन और अल्कीन में फर्क यही है कि अल्कीन्स की नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो अल्केन के नंबर ऑफ हाइड्रोजन से कम है। कॉमन सेंस से काम ले रहे हो ना। अल्केन्स का फार्मूला क्या है? CnH2n+2। इसी तरह अल्कीन का CnH2n। इसका मतलब अल्कीन वही है जो दो हाइड्रोजन करस्पॉन्डिंग अल्केन से कम रखता हो। सो इसका मतलब अगर अल्कीन के साथ हम हाइड्रोजन ऐड करवा ले, इसकी हाइड्रोजनेशन कर ले, जब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी तो इससे अल्केन बन जाएगा। सिंपल, वही हम कर रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, अब इसके लिए ज्यादातर कैटलिस्ट जो है वो निकल इस्तेमाल होता है। Pt प्लेटिनियम और पैलेडियम PD ये भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। रिएक्शन ज्यादातर होता है 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। ये हुआ हमारे साथ ईथीन है। इसके साथ ऐड हो गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। कैटलिस्ट इज फॉर एग्जांपल मान लो निकल है, टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इसके बीच में जो भी टेम्परेचर रखना है रख सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन जब ऐड हो जाएगा तो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर वो आ जाएगा, बन जाएगा क्या? CH3 बॉन्ड CH3, जिसको हम कहते हैं ईथेन। ईथेन बन गया किस चीज से? ईथीन से, हाइड्रोजनेशन के साथ। तो हाइड्रोजनेशन जिस भी अल्कीन का आप करोगे उससे वो करस्पॉन्डिंग अल्केन बनाएगा। और इंडस्ट्रीज के अंदर जो आयल होते हैं, आयल आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। घी होता है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, आयल जो होता है वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सो जब हम ये करना चाहे कि आयल को हम घी में कन्वर्ट करना चाहे, सो आयल अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसकी हम हाइड्रोजनेशन करेंगे, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इससे बनेगा घी जो कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इंडस्ट्रीज में हाइड्रोजनेशन इस पर्पस के लिए वो इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये हुआ केमिकल रिएक्शन नंबर 1। केमिकल रिएक्शन नंबर 2 इज हेलो हाइड्रोजनेशन। हेलो हाइड्रोजनेशन, हेलोजन भी ऐड करवाना है, अब हाइड्रोजन भी ऐड करवाना है। एडिशन ऑफ, हम लिख सकते हैं हेलोजन एसिड्स, हेलोजन एसिड्स शॉर्ट में। अगर अल्कीन के साथ हम हेलोजन एसिड्स ऐड कर दें, उसका रिएक्शन करें। हेलोजन एसिड्स कौन से एसिड्स है? HCl, HBr, HI, HF। हेलोजन के जो भी एसिड्स हैं वो हेलोजन एसिड्स है। तो इसके साथ हेलोजन भी ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन वो भी ऐड हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं हेलो हाइड्रोजनेशन, ठीक है। अच्छा, पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूं CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, जिसको हम कहते हैं क्या? 2-ब्यूटीन और ब्यूटूइन, ठीक है। इसके साथ मान लो मैं ऐड करवा लेता हूं HCl। बात पल्ले पड़ रही है? अच्छा, HCl में ऐड करवा लेता हूं। अब आपकी जो मर्जी हो, इस बात को याद रखना। यहां पर जो कंपाउंड मैंने लिखा है ये अल्कीन, ब्यूटीन, ये साइमेट्रिकल है। साइमेट्रिकल अल्कीन और अनसाइमेट्रिकल अल्कीन किसको कहते हैं? साइमेट्रिकल अल्कीन वो है जिसके डबल बॉन्ड के इधर और उधर, लेफ्ट और राइट पर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो।
सो इसको हम कहते हैं साइमेट्रिकल अल्कीन। डबल बॉन्ड के इधर भी 2 कार्बन, डबल बॉन्ड के राइट तरफ भी 2 कार्बन, ये है साइमेट्रिकल अल्कीन। अनसाइमेट्रिकल, जब डबल बॉन्ड के इधर उधर का मुआमिला वो आइडेंटिकल नहीं हो, एक तरफ कार्बन एटम्स की तादाद एक जैसी हो तो दूसरी तरफ कार्बन एटम्स की तादाद वो उससे मुख्तलिफ हो, उसको हम कहते हैं अनसाइमेट्रिकल अल्कीन्स। ठीक है। अच्छा, अब जब बात आ जाती है साइमेट्रिकल अल्कीन्स के ऊपर, तो हेलोजन एसिड जो ऐड करवा रहे हो तो जैसी आपकी मर्जी आप ऐड कर सकते हो। क्या मतलब आपकी मर्जी? ये बात तो क्लियर है, एडिशन जो होगी वो डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगी, और डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का एरिया ये है डबल बॉन्ड का एरिया। ठीक है। कंजुगेशन वाला मामला है वो आगे आ भी रहा है, चलो वहां एक्सप्लेन कर देंगे। तो एडिशन वो होगी डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है। अब हाइड्रोजन को आप इसके साथ लगाओगे या इसके साथ, क्लोरीन को आप इस कार्बन के साथ लगाओगे या इसके साथ, तो जब एक अल्कीन साइमेट्रिकल हो तो मसला ही नहीं है। हाइड्रोजन इसके साथ लगाओ या इसके साथ, क्लोरीन इसके साथ लगाओ या इसके साथ, एक ही कंपाउंड बनेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं होगा। ठीक है। तो वो मैं कर लेता हूं यहां पर, ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड, ये CH2 हो जाएगा। ठीक है। बॉन्ड, ये BCH2 हो जाएगा, यहां एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, ये BCH2 हो जाएगा, सॉरी ये CH2 नहीं, ये CHCl हो जाएगा। एक तो क्लोरीन है ना, मैं हाइड्रोजन समझा बैठा था। अच्छा, और यहां पर CH3 वो हो जाएगा। हाइड्रोजन यहां ऐड हुआ, क्लोरीन वो यहां पर ऐड हुआ। आप क्लोरीन यहां भी ऐड कर सकते हो, हाइड्रोजन यहां ऐड कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है। यहां से ये आ रहा है 2 क्लोरो ब्यूटेन, 1 2 सब्स्टिट्यूट से नेमिंग स्टार्ट करेंगे ना, 2 क्लोरो ब्यूटेन। यहां से करोगे ये क्या लिख दिया यार, क्लोरो, यहां से स्टार्ट करोगे, क्लोरीन यहां पे आएगा, हाइड्रोजन वहां पे आएगा, तब भी 2 क्लोरो ब्यूटेन वो बनेगा। तो यहां पर कोई फर्क भी वो नहीं आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब अगर केस कुछ इस तरह से हो जाए कि अल्कीन हमारे साथ वो अनसाइमेट्रिकल है, जस्ट लाइक 1 प्रोपीन, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अब ऐड हम कर रहे हैं, मान लो HBr ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब डबल बॉन्ड को देखो, उसके लेफ्ट साइड पर कार्बन की तादाद 2 है, राइट साइड पर 1 है, इसको हम कहते हैं अनसाइमेट्रिकल अल्कीन। ये है 1 प्रोपीन और ये 1 प्रोपीन है अनसाइमेट्रिकल अल्कीन, अनसाइमेट्रिकल अल्कीन है। अब किस तरह से ऐड करोगे? अब ऐड करते हुए हमारे साथ 2 किस्म के कंपाउंड्स वो बन सकते हैं, 2 आइसोमर्स ये बना सकता है। किस तरह से? जब हाइड्रोजन एक के साथ और ब्रोमीन दूसरे के साथ ऐड करोगे तो एक किस्म का आइसोमर, और जब ब्रोमीन इसके साथ हाइड्रोजन इसके साथ ऐड करोगे तो दूसरे किस्म का वो आइसोमर बनेगा। देखो, पहले मैं हाइड्रोजन इस पहले वाले के साथ ऐड कर रहा हूं कुछ इस तरह से, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और बॉन्ड Br। देख लिया, हाइड्रोजन यहां पर आ गया, ये है, ब्रोमीन यहां पर आ गया, ये है, इसको हम कहेंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन। अच्छा, अब मैं हाइड्रोजन इसके साथ ऐड करूंगा, ब्रोमीन इस एंड पर लाऊंगा, इस कार्बन के साथ ऐड करूंगा, एडिशन तो डबल बॉन्ड पर होनी चाहिए ना। अच्छा, तो इस तरह CH3, हाइड्रोजन यहां आ गया तो CH2, यहां जो CH2 है CH2 के साथ वो Br लग गया, Br यहां पर ऐड हो रहा है, पहले Br यहां पर ऐड हो रहा था। ठीक है। अब ये कौन सा वाला कंपाउंड है? ये है 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो अब कंपाउंड एक ही किस्म जैसे पहले बन रहा था उस तरह से नहीं बन रहा, अब 2 किस्म के कंपाउंड, 2 आइसोमर्स बन रहे हैं। 2 ब्रोमो प्रोपेन एक बन रहा है, 1 ब्रोमो प्रोपेन दूसरी तरफ वो बन रहा है। ठीक है। अब इसमें ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, कौन सा वाला आइसोमर ठीक है? ये MCQs भी आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर 1 प्रोपीन के साथ हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड करवा ले, मतलब इनका रिएक्शन करवा ले, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा या 1 ब्रोमो प्रोपेन? लेट्स सपोज MCQs है, तो आपके ख्याल में क्या बनेगा?
अच्छा, वो आपका ख्याल यहाँ पर नहीं चलता, यहाँ पर रूल्स चलते हैं, ये केमिस्ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर चलेगी मर्जी मार्कोनिकॉफ्स रूल की, मार्कोनिकॉफ की नहीं, ये मार्कोनिकॉफ की मर्जी नहीं है, मार्कोनिकॉफ की रूल की मर्जी है, और वो रूल खुद ब खुद नेचर में बन गया है, सिर्फ इसने डिस्कवर कर लिया है, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो यहाँ पर अप्लाई होगी। जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स मिले उसके साथ जब हेलोहाइड्रोजनेशन हो रही हो, तो हेलोहाइड्रोजनेशन में मार्कोनिकॉफ रूल, जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन सामने आए, मार्कोनिकॉफ रूल वो हम अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ जब हम एक पोलर मतलब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करवा रहे हो, ये अनसिमेट्रिकल पोलर रिएजेंट है ना, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव और Br के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो मार्कोनिकॉफ कहता है कि इस रिएजेंट का पॉजिटिव साइड वो डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द जो कार्बन है, दो कार्बन होंगे जो कि डबली बॉन्डेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो रिएजेंट का पॉजिटिव साइड वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, जिसके साथ हाइड्रोजन की ज्यादा तादाद हो। रिएजेंट का मार्कोनिकॉफ कहता है कि रिएजेंट का पॉजिटिव साइड जो है, पोलर रिएजेंट है, नेगेटिव और पॉजिटिव साइड पोल्स है दो इसमें, तो उसका पॉजिटिव साइड वो डबल बॉन्डेड दो कार्बन में से उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो ज्यादा है, और नेगेटिव साइड वो दूसरे कार्बन के साथ ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा। अब देखो, ये है हमारा पॉजिटिव साइड हाइड्रोजन, ये है नेगेटिव साइड ब्रोमीन, तो पॉजिटिव साइड ये कार्बन और ये कार्बन दो कार्बन है जो कि डबल बॉन्ड बना चुके हैं एक दूसरे के साथ, तो ये पॉजिटिव साइड अब किस कार्बन के साथ अटैच होने वाला है? मार्कोनिकॉफ के मुताबिक जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, मतलब इसके साथ हाइड्रोजन दो है और इसके साथ एक है, तो हाइड्रोजन यहां पर ही आएगा और यहां पर फिर आएगा ब्रोमीन, तो क्या बनेगा? CH3 बॉन्ड CH ब्रोमो और यहां पर CH3, मतलब ये कंपाउंड बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ हम HBr ऐड करें, हेलो हाइड्रोजनेशन इसकी करें, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन ये सही प्रोडक्ट होगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन नहीं बनेगा। क्यों? मार्कोनिकॉफ रूल को हमें फॉलो करना होगा। बात यहां तक आ गई समझ में? अच्छा, मार्कोनिकॉफ रूल पर और भी एग्जांपल कर लेते हैं आगे, ठीक है, और भी समझ में आ जाएगा। चलो, हाइड्रेशन एग्जांपल है एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। 2 एग्जांपल दिए गए हैं, जो मुश्किल वाला है वही मैं कर रहा हूं, तो आसान वाला जो रह गया वो खुद आप आसानी के साथ पर कर सकोगे। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, जब हम अल्कीन्स के साथ मतलब वाटर ऐड करेंगे, अल्कीन्स की हाइड्रेशन करेंगे, तो इससे पहले अल्कीन के साथ हम हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड वो ऐड कर लेंगे। अल्कीन के साथ जब हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर लेंगे तो ये बनाएगा अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब जब अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया, इस अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अब हम वाटर वो रिएक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा अल्कोहल। तो इस तरह से हाइड्रेशन होगी अल्कीन्स की। इसका मतलब अगर हम अल्कीन्स की हाइड्रेशन करें, अल्कीन के साथ वाटर ऐड करें, तो रिजल्ट हमारे साथ आएगा अल्कोहल, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। वो प्रिपरेशन में हमने पढ़ ली थी ना कि अगर अल्कोहल की हम डिहाइड्रेशन करें, उससे वाटर निकालें, तो क्या होगा? अल्कीन बनेगा। लेकिन डिहाइड्रेशन के लिए हमने क्या तरीका यूज किया था? हीट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया था। उसी प्रोसेस को अब उल्टा करो, जब हाइड्रेशन कर रहे हो तो अल्कीन के साथ पहले सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करवा के अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बना लोगे, जिसका फिर हाइड्रेशन आप आसानी के साथ कर सकते हो।
तो फिर उसका हाइड्रेशन करके उसके साथ वाटर ऐड करवा के आप अल्कोहल वापस से बना सकते हो। इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। ठीक है। अच्छा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन का कर लेते हैं ताकि उसमें मार्कोनिकॉफ रूल के ऊपर भी बात करें। तो सिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर फिर आप खुद ब खुद आसानी के साथ कर भी सकते हो, क्योंकि उसमें तो मार्कोनिकॉफ रूल ही नहीं होगा, सिर्फ एक सिंगल स्टेप प्रोसेस होगा। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4। देखो आप देखते जाओ। ठीक है। खुले आंखों, खुले दिमाग के साथ और खुले कानों के साथ भी, पूरे तवज्जो के साथ। ये है अनसिमेट्रिकल अल्कीन है या नहीं है? 1 प्रोपीन है, डबल बॉन्ड के एक तरफ कार्बन एटम्स 1, दूसरे तरफ कार्बन एटम्स 2, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, इट इज 1 प्रोपीन। सल्फ्यूरिक एसिड को मैं ऐड कर रहा हूं, क्या बनेगा? इस सल्फ्यूरिक एसिड को पहले मैं इस तरह से लिख लेता हूं, H2SO4 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, HOSO3H लिख सकता हूं ना। इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये है H2SO4। एक्चुअली में आयनिक स्टेट में ये इस तरह से होता है। ठीक है। अब मार्कोनिकॉफ बताता है कि इस रिएजेंट का पॉजिटिव साइड वो इस डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन अटैच है उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके साथ ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। तो इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, मतलब हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव साइड वो यहां पर आएगा। तो जो सल्फेट आयन रह रहा है वो यहां पर आ जाएगा, HSO4 जो रह रहा है। ठीक है। तो मतलब ये इस तरह से हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये यहां आ गया, यहां पर लिख लो OSO3H। ठीक है। अब इसका हम वो हाइड्रेशन इसका हम कर लेंगे। इसके साथ अब हम वाटर ऐड कर लेंगे, यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है। HOH इस तरह से लिख रहा हूं ताकि आसानी के साथ समझ में आ जाए। H2O HOH, ये H आकर इस सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट कर लेगा, मतलब H2SO4 वापस से बना लेगा। ठीक है। इससे क्या बन रहा है? H2SO4 वापस से बन रहा है। जो ये सल्फेट आयन यहां से हट गया है यहां पर आकर ठहरेगा OH, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ठीक है। वही CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, चौन के नीचे सल्फेट आयन था जो कि हाइड्रोजन ने उठाकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाया है, वो जगह खाली है, वहां पर आ रहा है कौन? OH अल्कोहल। ये बन गया हमारे साथ अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। याद रहे। ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है MCQs कि अगर हम 1 प्रोपीन के साथ, या सिंपल क्वेश्चन, अगर हम 1 प्रोपीन का हाइड्रेशन कर ले तो कौन सा अल्कोहल आपके साथ बन सकता है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या N प्रोपाइल अल्कोहल आपके साथ वो बन सकता है? दोनों बन सकते हैं, दोनों बन सकते हैं अगर स्ट्रक्चर को सिर्फ हम देखें। मतलब इस तरह से कि ये सल्फेट आयन वो यहां पर अटैच हुआ, हाइड्रोजन यहां पर आ गया, तो फिर सल्फेट आयन जो यहां पर है OH यहां पर आ जाएगा, तो कुछ इस तरह से अल्कोहल बन जाएगा जिसको हम कहते हैं N प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर क्वेश्चन आ जाए आपको सामने MCQs की शक्ल में, शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन, जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो उसमें आ जाए कि 1 प्रोपीन की अगर हम हाइड्रेशन करें तो कौन सा वाला अल्कोहल आपके साथ बन सकता है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या N प्रोपाइल अल्कोहल? तो आप करोगे अप्लाई मार्कोनिकॉफ रूल को। जब अप्लाई करोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि सल्फेट आयन यहां आने वाला है, अलबत्ता हाइड्रोक्सिल आयन भी यहां आएगा। हाइड्रोक्सिल आयन यहां आएगा तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहेंगे। सो N प्रोपाइल अल्कोहल आंसर गलत है, ये नहीं बनेगा। बात यहां तक आ गई समझ में? नेक्स्ट इज हैलोजिनेशन। अगर हैलोजिनेशन हम करवा लें तो हेलो अल्केन्स बनेगा। सिंपल, उसमें कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 ईथीन हमारे पास है, उसके साथ हम ऐड करेंगे ब्रोमीन। रिएक्शन हम करवा लेंगे किसी भी इनर्ट सॉल्वेंट को उठाकर ताकि वो खुद छेड़खानी
ना करने लगे, रिएक्शन खुद ना करने लगे इनके साथ। सो अगर सॉल्वेंट CCl4 जैसा कि ये इनर्ट सॉल्वेंट है, तो रिएक्शन सिर्फ ये ही आपस में वो करेंगे। तो एक ब्रोमीन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर अटैच हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरह सा कंपाउंड हमारे साथ बनेगा, HHCH2 और Br, बॉन्ड C, Br, H और H। ठीक है, इसको हम कहते हैं विसिनल डाइहेलाइड्स, और इसका नाम अगर हम बनाए तो वो होगा डाइब्रोमो ईथेन, 1,2-डाइब्रोमो ईथेन। सो सिंपल है। हेलोजिनेशन के दौरान अगर हम हेलोजिनेशन अल्कीन का करें तो वो हेलो अल्केन्स बनाएगा, जिस तरह की ये हेलो अल्केन है, ब्रोमो अल्केन, डाइब्रोमो अल्केन। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है क्या, हेलो, क्या है देखो, हेलो है ना, हेलो हाइड्रेशन है। ठीक है, हेलो हाइड्रेशन, हेलो हाइड्रेशन, इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइपोहेलियस एसिड्स, XOH हम जिसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल HOCl, XOH, हाइपोहेलियस एसिड्स। ठीक है, इसको हम ऐड करवा लेते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करो, सिंपल, CH3 अगर अनसाइमेट्रिकल हो तब, अनसाइमेट्रिकल नहीं हो तो जो आपकी मर्जी, जिस डबल बॉन्ड पर जो साइड लगा सकते हो लगा लो। अच्छा, इसकी एडिशन के बाद हमारे साथ वो बनेगा हेलो हाइड्रेंस। देखो, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ऐड करवा रहे हैं HOCl। ये HO जो है इस तरह से लिख लेता हूं ताकि समझ में आ जाए वाज़ेह तौर पर, ClOH लिख लेता हूं। ठीक है, OH पर पार्शियल नेगेटिव, Cl पर partial positive charge. Hydroxyl ion is far more stronger in attraction towards the electron than the chloride ion, याद रखना। ठीक है, तो क्लोराइड आयन पर यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोक्सिल पर वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इसका ये पॉजिटिव साइड है, मार्कोनिकॉफ के मुताबिक उस तरफ जाएगा जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन हो, ये यहाँ पर आएगा। हाइड्रोक्सिल आयन कहाँ पर जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारे साथ यहाँ पर लिख लेता हूँ, बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड C, Cl यहाँ आएगा, CH2Cl हो जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का कंपाउंड हमारे साथ बन जाएगा और इसका नाम होगा क्या, 1-chloro 2-hydroxy। ठीक है ना, 1-chloro 2-hydroxy प्रोपेन। क्लोरो को इसलिए पहले लिख लिया क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है, CH से पहले आ रहा है। सो 1-chloro 2-hydroxy प्रोपेन ये बनाएगा और ये एक हेलो हाइड्रेन है, हेलो हाइड्रेन। ठीक है, इसको हम कहते हैं हेलो हाइड्रेशन। इस तरह से ये हेलो हाइड्रेशन अल्कीन्स वो करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ लेंगे एपॉक्सीडेशन। अच्छा, नेक्स्ट इज एपॉक्सीडेशन, अल्कीन के साथ ऑक्सीजन ऐड करना। इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा, अब ये रिएक्शन होगा कैटलिस्ट सिल्वर के मौजूदगी में। कम से कम टेम्परेचर जो होगा वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके एक एपॉक्साइड वो बनेगा। तो सिल्वर एज अ कैटलिस्ट, टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तब जाके एपॉक्साइड बनेगा। ये एपॉक्साइड है, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड यहाँ पर O आ जाएगा। एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एलिसाइक्लिक, और उसमें एक कर्नल पर ऑक्सीजन आ रहा है, इसको हम कहते हैं एपॉक्साइड। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर बैलेंस के लिए हम हाफ लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, वहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्शन करवाना पड़ेगा, जाहिर बात है। ठीक है, यहाँ पर हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो बैलेंस में लिखेंगे। ये एपॉक्साइड बन गया। इस तरह से एपॉक्सीडेशन वो होती है। अब अगर हम इसकी एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाए, एसिड
हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोलाइसिस H2O। एसिडिक वाटर में इसको डाल ले, सिंपल अल्फाज में मैं अगर कहूं, ये हम इसकी एसिड हाइड्रोलाइसिस वो कराएंगे। सो अगर इसकी हम एसिड हाइड्रोलाइसिस वो कराएं तो ये बनाएगा हमारे पास ग्लाइकोल्स होगा, ठीक है। इसके बाद बनेगा क्या, ग्लाइकोल्स किसे कहते हैं, वो कंपाउंड, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच हो, उसको हम ग्लाइकोल्स कहते हैं। वो देखो यहां पर ये H यहां पर आ जाएगा, यहां पर मैं बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए फिर से, ठीक है। ये O, ये O, ये हाइड्रोजन, एसिडिक वाटर है, उसमें हाइड्रोजन आयन मौजूद होंगे, इसीलिए तो एसिडिक है, उस ही को हम एसिड कहते हैं। एसिड से हाइड्रोजन आकर यहां पर वो अटैच हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां पर बन जाएगा OH, ठीक है। यहां पर H जो है H2O में OH, वो OH निकल कर यहां पर आ जाएगा, पीछे जो H रह गया वो H फिर से हाइड्रोजन आयन के शक्ल में उसी जगह पर मौजूद होगा जहां से हाइड्रोजन आयन निकला है, तो एसिडिटी वो बरकरार होगी वहां पर, ठीक है। हाइड्रोक्सिल आयन निकल कर यहां पर आ जाएगा, तो इसके साथ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या बन रहा है, देखो यहां पर वाज़ेह लिख लेता हूं, CH2 बॉन्ड CH2, यहां पर भी OH, यहां पर भी OH। एडजेसेंट कार्बन के ऊपर क्या बोला था मैंने, एडजेसेंट कार्बन के ऊपर कंजुगेटिव जो एक दूसरे के पीछे हो, कंजुगेटिव कार्बन एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अगर अटैच हो, इसको हम ग्लाइकोल्स कहते हैं। तो ग्लाइकोल्स वो वजूद में आ गए। इसी तरह से एपॉक्सीडेशन के थ्रू हम एपॉक्साइड्स भी बना सकते हैं और ग्लाइकोल्स भी अल्कीन्स से वो बना सकते हैं। पॉइंट याद रखना, एक एक पॉइंट याद रखना, ठीक है। क्या हम अल्कीन से ग्लाइकोल बना सकते हैं? हाँ, 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। किस तरह से? उसकी हाइड्रेशन से, उसके हेलोहाइड्रेशन से, उसके एपॉक्सीडेशन से, एपॉक्सीडेशन के बाद एसिड हाइड्रोलाइसिस से। किस से? तो पहले हम अल्कीन का एपॉक्सीडेशन करेंगे, एपॉक्साइड जो बनेगा उसका एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे, उसके बाद ग्लाइकोल वो वजूद में आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? शाबाश। ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस, ओजोन के जरिए स्प्लिटिंग। ये हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2O3। ओजोन जब स्प्लिट करता है तो वो डबल बॉन्ड को तोड़ लेता है, ठीक है, और इसी तरह से बना लेता है एक ओजोनाइड। इस तरह से ये C, ये भी H2 था, ये भी H2 था। यहां पर पहले हुआ करता था एक डबल बॉन्ड। अब जब ओजोन आ गया तो उसने डबल बॉन्ड को तोड़ दिया। 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन यहां पर और 2 ऑक्सीजन यहां पर। इस तरह से अटैच हो जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम कहते हैं ओजोनाइड, ठीक है। अब ये ओजोनाइड जो है इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दिस इज वेरी एक्सप्लोजिव। एक इंटरमीडिएट स्टेज भी है ओजोनाइड, रिएक्टिव भी है, तो इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अलबत्ता इसका रिएक्शन करवा सकते हैं किसी के साथ अगर हम चाहें, और फिर उस प्रोडक्ट को अगर हम सेपरेट करना चाहें तो सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस ही का हम कर लेते हैं, अच्छा इधर फिर ड्रा कर लूंगा, हाँ, H O। इसके साथ जिंक और वाटर में ये रिएक्शन कर लेते हैं। रिएक्शन होता है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जिंक आकर इससे ये ऑक्सीजन उठा लेता है, जिंक ऑक्साइड बना लेता है। जिंक और वार्म वाटर की मौजूदगी में इसका क्लीवेज हो जाता है, मतलब ये एक दूसरे के साथ एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। क्लीव कहां पर आता है? जहां पर पहले डबल बॉन्ड हुआ करता था, मतलब यहां पर इस तरह से ये अलग हो जाता है, फिर ये अलग हो जाता है। ऑक्सीजन जो रह रहा है वो Zn के साथ मिल जाता है। ऑक्सीजन Zn के साथ मिल गया, ZNO बन गया। यहां पर क्या बच गया? जो क्लीवेज करवा के डबल बॉन्ड के पोजीशन पर 2 ग्रुप्स अलग हो रहे हैं वही बन रहा है HCHO 1, HCHO 2। सो इसका मतलब 2HCHO बन रहा है।
फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड वो एक स्टेबल कंपाउंड है, बिना फिक्र किए बहुत आराम के साथ इसको सेपरेट कर सकते हो। अब तुम्हें खुली इजाजत है, खुली छुट्टी है, इसको निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से ओजोनोलाइसिस हम करवा सकते हैं, रिएक्शन देख सकते हैं एक अल्कीन का कि ओजोन के साथ उसका सलूक किस तरह से होता है। बात यहां तक भी समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट इज पॉलीमेराइजेशन। एक यूनिट जो होता है उसको हम कहते हैं मोनोमर। अगर इस मोनोमर्स को हम इकट्ठा करके, बहुत से मोनोमर्स है, बलाशे मोनोमर्स जिसे मुंगेरा या ज़ैकुब, इन मोनोमर्स को जब हम इकट्ठा करते हैं उससे एक यूनिट पॉलीमर बनेगा। अब बहुत से मोनोमर्स को इकट्ठा करके एक पॉलीमर बनाना, इसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। अगर एग्जांपल में एक एनालॉजी इसका देना चाहूं तो वो दे सकता हूं कि अगर तस्बीह के दानों को हम इकट्ठा करें तस्बीह बनाने के लिए, तस्बीह बनाना एक पॉलीमराइजेशन है, सिर्फ एक एनालॉजी के लिए। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं। तस्बीह का एक दाना मोनोमर है, मान लो 100 दाने हैं। 100 दानों को इकट्ठा करने का प्रोसेस, 100 दानों को इकट्ठा हम किस तरह से करेंगे? तार में हम पिएंगे उसको। ठीक है, उसको एक तार में, एक वायर में डालेंगे। ये प्रोसेस जो तुम कर रहे हो वो पॉलीमराइजेशन है। जो तस्बीह बन रहा है एक यूनिट के अंदर तमाम के तमाम मोनोमर्स आ गए, उस एक यूनिट को हम पॉलीमर कहेंगे। ठीक है, तो हम अल्कीन्स का कर सकते हैं। मशहूर जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, जिससे ये प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन बैग्स बन रहे हैं, ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ही है। वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 N की तादाद में, मतलब बहुत से जो भी नंबर हो उस तादाद में आप अल्कीन ईथीन को उठाकर टेम्परेचर थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, 100 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर तो बहुत ही बड़ा रखना पड़ेगा। 1000 ATM से लेकर 3000 ATM तक वो रख सकते हो, इसके बीच रख सकते हो। ठीक है, अच्छा, किताब में 2000 ATM दिया गया है, बाज़ जगहों पे 3000 ATM वो दिया गया है। हो सकता है दोनों बोल रहे हैं, वैसे भी कंसेप्ट क्लियर है। हम 1000 और 2000 के बीच, तो अगर कोई कहे कि 1000 और 3000 के बीच, तो वो भी उस ही में आ गया। ठीक है, प्रेशर बड़ा हो तो कोई मसला नहीं है। सो ये है हमारे पास मोनोमर्स ईथीन की, कितने तादाद में? N, बहुत से तादाद में। इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर जब हम रखेंगे तो ये बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब तमाम के तमाम इकट्ठे हो जाएंगे और पॉलीमर वो बना लेंगे। ये पॉलीमर जो बन रहा है इसको हम कहते हैं, इस तरह से ये पॉलीमर लिख लेंगे हम, CH H H H H बॉन्ड बॉन्ड सो ऑन, आगे पीछे। इसको हम कहते हैं पॉलीथीन। ये मशहूर जो बैग्स है, पॉलीथीन बैग्स, ये हुआ पॉलीमराइजेशन। बात हम कर रहे थे कंजुगेशन की, अब कंजुगेशन को वो डिस्कस कर लेंगे। कंजुगेशन इन अल्कीन्स। अच्छा, अब कंजुगेटेड अल्कीन्स उनको कहा जाता है जिनमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड हो, जिस तरह के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, नेप्टालीन, एंथ्रासीन, बेंजीन, और ओपन चेन में भी ले सकते हो। ठीक है, अल्टरनेट मतलब एक बार डबल बॉन्ड है तो फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, सो ऑन। सो जब अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद हो एक दूसरे के बाद, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरह के अल्कीन्स को हम कंजुगेटेड अल्कीन्स कहते हैं। फिनोमेना को हम कंजुगेशन कहते हैं। इसकी कंजुगेशन को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, एक कंजुगेटेड अल्कीन जिसको हम कहते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन, वो उठा लेते हैं CH2 बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये क्या हुआ? 1 2 3 4, उस तरफ से करो, इस तरफ से करो, नाम एक ही बनेगा। एक डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पर है, दूसरा डबल बॉन्ड 3 पोजीशन पर है। कुल कितने कार्बन है? 4, तो ये बन गया 1 3। ब्यूट 4 है, डबल बॉन्ड 2 है, डाई और है अल्कीन, तो इन
ये इसका नाम बन गया 1,3-ब्यूटाडाइईन। नॉमेनक्लेचर में कर चुके थे ना। अच्छा, अब ये है कंजुगेटेड अल्कीन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्टरनेट हो रहा है, ठीक है। इसमें जब आप कंजुगेशन को थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो कुछ अजीब सा लगेगा। देखो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाई 1,3-ब्यूटाडाइईन इज स्टेबल इन कंपैरिजन टू ब्यूटीन। ब्यूटीन के कंपैरिजन में ब्यूटाडाइईन जो है ये स्टेबल क्यों है, उसको जरा समझो, ठीक है। अब हमें पता है कि इनमें से ये तमाम के तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये क्लियर है ना। डबल बॉन्ड के साथ ये भी अटैच है, ये भी अटैच है, ये भी डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, ये भी अटैच है, तमाम के तमाम डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, तमाम के तमाम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इसमें ये तो sp2 ओवरलैप हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, लेकिन ऊपर पाई बॉन्ड बन रहा है। पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैप होता है। यहाँ पर कुछ मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। मान लो ये पाई बॉन्ड इसका हो गया, ये पाई बॉन्ड इसका हो गया। जब सिग्मा बॉन्ड इस तरह से होता है तो पाई बॉन्ड उसको परपेंडिकुलर होगा। सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप कर लेते हैं, तो पाई बॉन्ड जो है वो साइड वाइज ओवरलैप कर लेते हैं। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इन बॉन्ड फॉर्मेशन का, ठीक है। साइड वाइज ओवरलैप कर लेता है, तभी तो एक्सटेंट इतना नहीं होता, तभी जब एक्सटेंट इतना नहीं होता तभी पाई बॉन्ड वो कमजोर होता है। रीजन इसके पीछे ये है, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये साइड वाइज ओवरलैप हो रहे हैं तो इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बात को समझो, गौर से सुनो, ठीक है। पाई जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि वो टाइटली हेल्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ओवरलैप का एक्सटेंट ज्यादा नहीं है, पाई बॉन्ड इतना मजबूत नहीं है। तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, चलो ठीक है, हो सकते हैं। अब इसका भी पाई ऑर्बिटल है, इसका भी पाई ऑर्बिटल है, ये भी साइड वाइज ओवरलैप हो गए। यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। अच्छा, अब जिस तरह से साइड वाइज ये ओवरलैप हो रहे हैं, साइड वाइज ये ओवरलैप हो रहा है, तो इनके बीच जो फासला है वो भी तकरीबन सेम फासला है, सेम नहीं तकरीबन सेम, ठीक है। तो ये जो पाई ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, ये इस पी ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैप हो जाता है, और जब ये इसके साथ भी ओवरलैप हो जाता है, अभी यहां पर मेन पॉइंट आ गया कंजुगेशन को समझने की, ठीक है। इसका मतलब कि ये पाई पी ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप हो रहा है, ये पी ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप हो रहा है, और ये पी ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप हो रहा है, तो ये तमाम मिलकर एक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। मतलब एक खुला समंदर बना रहे हैं जिसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन खुले दिल के साथ तैर सकता है। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकता है, 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 किधर भी हो सकता है। अब इसका ठिकाना हमें मालूम नहीं है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, किसी जगह पर भी इस खुले समंदर में, इस तमाम के तमाम मॉलिक्यूलर पाई ऑर्बिटल के अंदर किसी भी जगह पर मुमकिन है, प्रोबेबिलिटी है कि पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, क्योंकि वो तमाम के तमाम आपस में ओवरलैप्ड है। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन, इनकी पोजीशन, इनकी लोकेशन हमें मालूम नहीं है, तो इन इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इनको हम कहते हैं, प्रोसेस को हम कहते हैं डी लोकलाइजेशन। अच्छा, अब मान लो ऊपर से आ गया एक इलेक्ट्रोपाइल रिएक्शन करने के लिए, इलेक्ट्रोपाइल जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करता हो रिएक्शन करने के लिए। अब इलेक्ट्रोपाइल आ गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन चूंकि उसमें डीलोकलाइजेशन है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन को पा नहीं सकता कि ये इधर पर होगा, इधर पर होगा, इधर पर होगा, कहां पर होगा। जिस तरह ऊपर हवा में हम किसी चीज को उछाल रहे हैं और उसको निशाना बनाकर आप शूट कर रहे हो, तो हवा में किसी चीज को, किसी चिड़िया को शूट करना वो बहुत मुश्किल काम होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जब किसी जगह पर वो फिक्स हो तब शूट कर सकते हैं। तो सेम ही किस्सा है इस चीज का। इलेक्ट्रॉन अगर फिक्स्ड हो तो इलेक्ट्रोपाइल हमला कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज्ड है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी, तो इलेक्ट्रोपाइल हमला नहीं कर सकता क्योंकि वो डीलोकलाइज्ड है, उनकी लोकेशन मालूम नहीं है। और जब इलेक्ट्रोपाइल हमला नहीं कर सकता तो इसके साथ इलेक्ट्रोपाइल रिएक्शन नहीं कर सकता।
और जब इलेक्ट्रोपाइल रिएक्शन नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये रिलेटिवली स्टेबल हो गया। तो इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी के पीछे वही रीजन थी। ठीक है, इसके बाद है आइसोमेराइजेशन, वो इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे, आज का लेक्चर बहुत हो गया। और